दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत है। हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन की हमने कुछ डेफिनेशंस पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम लोग वैल्यूएशन के आगे का पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर हमारा जो है एस्टिमेटिंग खत्म होगा आज हमारा हम लोगों का। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वैल्यूएशन के और जो आगे हमारे जो डेफिनेशन है। अगला है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अगला है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, मान लीजिए आपका कोई ये एरिया है। ठीक है, इस एरिया में आप रह रहे हैं और यहाँ पे जो प्रचलित ब्याज दर है, मतलब जो मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम प्रचलित ब्याज दर। ठीक है, मैक्सिमम प्रचलित ब्याज दर मान लो 12% है। ठीक है, आप इस एरिया में रह रहे हो, वहां पे मैक्सिमम प्रचलित ब्याज दर 12% है। आपने x रुपए ब्याज पर दिए, किसे? मैक्सिमम प्रचलित जो है ब्याज दर पर। ठीक है, आपने x रुपया मैक्सिमम प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज पर दिया आपने। ठीक है, और इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो y है। ठीक है, इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ आपको वार्षिक रूप से वो y है। और आपकी जो संपत्ति थी, इस एरिया में जो आपकी संपत्ति थी, उससे जो नेट इनकम हुआ वो आपको वो भी y है। ठीक है, मतलब नेट इनकम आपका भी y है। ठीक है, तो ये जो संपत्ति होगी, ये जो मतलब ब्याज आप दे रहे हैं, ये जो धनराशि दे रहे हैं, इसी को कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी एरिया में वह धनराशि जो उस एरिया के मैक्सिमम प्रचलित ब्याज दर पर दी जाए और उससे जो प्राप्त होने वाला ब्याज हो वार्षिक रूप से, वो आपकी संपत्ति से नेट इनकम जो प्राप्त हो रही है उसके बराबर हो, तो वह संपत्ति जो आप ब्याज पर देते हैं उसका जो मान होता है वही आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाता है। मतलब अगर आप x रुपया हुआ है 12%, मतलब इस क्षेत्र के मैक्सिमम प्रचलित ब्याज दर पे दे रहे हैं और आपको y ब्याज प्राप्त हो रहा है और ये ब्याज आपकी संपत्ति के नेट इनकम के बराबर है, तो जो x रुपया आप ब्याज पर दे रहे हैं यही आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका, है ना? समझ में आ गया होगा हमें लगता है, क्योंकि अच्छे से समझाएं हमें लग रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला। तो जो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है वो होता है नेट इनकम, नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे ईयर परचेज क्या होता है। ठीक है, ईयर परचेज, ईयर परचेज। ठीक है, ईयर परचेज का मतलब हो एक निश्चित ब्याज दर पर, एक निश्चित ब्याज दर पर आप कोई मान लीजिए आप कोई निश्चित ब्याज दर आपका मान लीजिए x% है, x% पर आप y रुपया, x% पर आपने y रुपया जो है ब्याज पर दिया और वार्षिक ब्याज जो है आपका प्राप्त हो रहा है वो 1 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 1 रुपये आपको वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ये जो धन होगा यही आपका क्या कहलाएगा? ईयर परचेज। मतलब जो है प्रचलित ब्याज दर पर आप वह धनराशि जो आप ब्याज पर देते हैं और उससे वार्षिक ब्याज आपको 1 रुपये प्राप्त होता है, तो जो धन आप ब्याज पर देते हैं उसी को आप क्या कहते हैं? ईयर परचेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईयर परचेज हो गया। और ईयर परचेज कैसे निकाला जाता है? ईयर परचेज आपका निकाला जाता है 1/r। r को जब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो r को जैसे मान लीजिए 10% है तो 0.1 लिखेंगे। अगर यही 100/r है तो r को आप 10% सीधा लिख देंगे। ठीक है, ये चीज हो गया आपका क्या? ईयर परचेज। अब बात करते हैं ईयर परचेज का एक और फॉर्मूला होता है किसके टर्म में? ईयर परचेज का आपका एक और फॉर्मूला होता है सिंकिंग फंड के जो है टर्म में। ठीक है, तो ईयर परचेज होता है, ईयर परचेज होता है आपका 1/s + r। ठीक है, r आपका हो गया जो है ब्याज की दर और s हो गया आपका क्या? सिंकिंग फंड। ठीक है, सिंकिंग फंड आपका हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका ईयर परचेज का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला। अब बात करते हैं सिंकिंग फंड आ गया। ठीक है, तो बात करते हैं सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, सिंकिंग फंड क्या होता है कि आपकी कोई संपत्ति है, उसका मान लीजिए 100 वर्ष जो है उसका जीवन काल है, तो आप जो है कुछ पैसे वार्षिक रूप से जमा करते हैं किस्तों के रूप में, कि जिससे अगर हमारी संपत्ति का लाभकारी आयु जब खत्म हो तो उस समय हमें संपत्ति का 90% राशि जमा हो जाए। मतलब नई जो है संपत्ति, मतलब नई बिल्डिंग आपको बनवाने के लिए जो आप प्रतिवर्ष वार्षिक जो है प्रतिवर्ष आप जो है जमा करते हैं निधि में, तो उसी को सिंकिंग फंड कहते हैं, जो राशि आप जमा करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष, तो वही आपका सिंकिंग फंड कहलाता है। ये आपका जब टोटल आपकी लाभकारी आयु खत्म होती है
तो जो बिल्डिंग बनाने में जो लागत लगी थी उसका 90% आपको वसूल हो जाता है और 10% आपका स्क्रैप वैल्यू से मिल जाता है, तो यानी 100% आपकी रिकवरी हो जाती है, जिससे आप नई बिल्डिंग बनवा सकते हैं, नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला आई बराबर आपका होता है S इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, S इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n -1। ठीक, अब इसमें बात करते हैं S क्या है आपका। S आपका होता है सिंकिंग फंड। ठीक है, यह आपका दिया गया है कि सिंकिंग जो आपका प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक जो है किस्त आपकी हो गई आई। ठीक है, और आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, रेट मतलब ब्याज की दर, है ना, ये चीज हो गया। और एन आपका क्या है, जितने वर्ष के लिए आप सिंकिंग फंड जमा कर रहे हैं, मतलब ये आपका कह सकते हैं कि जो आपका कंस्ट्रक्शन है, जो आपका बिल्डिंग है, उसकी लाइफ हो गई है। ठीक है, क्योंकि लाइफ जितनी होगी उतने ही दिनों तक तो आप जमा करेंगे, तो ये आपका सिंकिंग फंड से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक, तो इस चीज को नोट कर लीजिए आप, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये चीज हम बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की बात करें अगर, एक मिनट, डेप्रिसिएशन ठीक है, डेप्रिसिएशन की अगर बात करें मूल्यह्रास की, तो जब आपकी कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं, तो क्या होता है कि उस बिल्डिंग का जो है आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें घिसावट होती है, उसकी जो संरचना का जो आपका डिजाइन होता है वो समय के साथ साथ जो है पुराना होता जाता है, तो उसके वैल्यू में निरंतर कमी आती जाती है। ठीक है, तो उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं, मतलब संपत्ति का जो मूल्य जो निरंतर घटता रहता है घिसावट के कारण, या फिर आप कह सकते हैं अप्रचलन के कारण, तो उसी सब चीजों के कारण जो मूल्यह्रास होता है उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं, जो मूल्य में कमी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के 4 मेथड होते हैं। ठीक है, 4 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड होता है आपका इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका देखिए, इसमें मेनली आपका फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे जो फॉर्मूला है उसी पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है आपका, जो स्क्रैप वैल्यू एस होता है वो होता है जो आपकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो आपकी मतलब डेप्रिसिएशन, सॉरी यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम निकाल लेना, तो डेप्रिसिएशन बराबर होता है टोटल कॉस्ट माइनस जो आपका जो है स्क्रैप वैल्यू है डी माइनस एस बाई एन। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन, मतलब वर्ष, कितने वर्षों के बाद आप डेप्रिसिएशन ज्ञात कर रहे हैं, मतलब प्रति वर्ष। अब इससे जो है जब आप एन से भाग दे रहे हैं तो इससे प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन निकल के चला आएगा। ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगला आपका जो है वो है आपका कौन सा मेथड, आपका है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ठीक है, कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तो इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन बराबर होता है 1 माइनस एस बाई सी की पावर 1 बाई एन। ठीक है, डी बराबर 1 अपॉन एस बाई सी की पावर 1 बाई एन। एस आपका क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, सी होता है आपका कैपिटल कॉस्ट, एन बाई होता है लाइफ ऑफ, ठीक है, मतलब टाइम, जितने टाइम के लिए आप डेप्रिसिएशन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो ये होगा कांस्टेंट रेट मेथड। थर्ड आपका होता है, थर्ड इसमें होता है आपका सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड से आप कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपका होता है, जो आपका डेप्रिसिएशन बराबर होता है जो आपकी वार्षिक सिंकिंग फंड है। ठीक है, वार्षिक सिंकिंग फंड का जो है उसमें से आप क्या करते हैं, वार्षिक सिंकिंग फंड आप स्मॉल एस से लिख दीजिए, क्योंकि कैपिटल एस से हमने स्क्रैप वैल्यू लिखाया है, तो स्मॉल एस से आप कर दीजिए। वार्षिक सिंकिंग फंड में से आप क्या करिए कि जो आपकी निधि है उससे मतलब आपकी संपत्ति से मिलने वाली वार्षिक आय, ठीक है, वार्षिक आय, वार्षिक आय अगर आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन, वो भी किसमें, मतलब सिंकिंग फंड मेथड से। फोर्थ आपका होता है क्वांटिटी सर्वे मेथड। ठीक है, फोर्थ आपका होता है क्वांटिटी सर्वे मेथड।
क्वांटिटी सर्वे मेथड क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें जो आपकी जैसे मूल्यह्रास हुआ, आपकी जो बिल्डिंग है उसमें घिसावट हुई, ठीक है, और भी अप्रचलन हुआ, तो इस चीज का आप सर्वे करते हैं, फिर उस एरिया में देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितना एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और जो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी, तो उससे जो वैल्यू घटी वही आपका मूल्य ह्रास हो जाएगा। तो ये आपका क्वांटिटी एंड सर्वे मेथड होता है। ये आपके होते हैं 4 मेथड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन के मेथड कितने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन का किन किन मेथड से आप करेंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, मतलब जो आपका मूल्यांकन के मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है वैल्यूएशन बाय रेंटल मेथड, ठीक है, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन का आप किराए के विधि के अनुसार से, ठीक है, किराए विधि के अनुसार जो है करते हैं, ठीक है। तो आप जो आपका वार्षिक किराया मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप जो है बिल्डिंग है कोई ऐसी जगह जहां आप किराए पर दिए, उससे जो किराया मिल रहा है उससे आप क्या करेंगे, जो किराया वो मिल रहा है, ठीक है, तो किराया आपको मान लीजिए x रुपया किराया मिला आपको, ठीक है, और व्यय आपने y किया, तो नेट इनकम कितना हो जाएगा, नेट इनकम आपका x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, नेट इनकम आपका x माइनस वाई हो गया। मतलब कि अगर आपको कोई बिल्डिंग है उससे आपका किराया x रुपए मिल रहा है और आप व्यय y रुपए कर रहे हैं, तो नेट इनकम आपका हो गया x माइनस वाई, मतलब, और तो आपका जो है क्या मिल जाएगा, जो वैल्यूएशन मतलब आपका जो हो जाएगा, यानी कैपिटलाइज वैल्यू आपकी मिल जाएगी, वैल्यूएशन आपका हो जाएगा नेट इनकम इनटू ईयर परचेज, और जो ईयर परचेज में जो आप परसेंटेज लेंगे, रेट लेंगे, वो उस एरिया के जो प्रचलित ब्याज दर होगा उसी को ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक, समझ में आया। आप जो है वहां का किराया आप जो है ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आप किराया दिए हैं तो कितना किराया है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, और उसमें से जो व्यय हो रहा है वो कितना है, घटा देंगे तो आपका नेट इनकम हो जाएगा। नेट इनकम के बाद आप क्या करेंगे, उसमें ईयर परचेज से गुणा कर देंगे तो आपका क्या वैल्यूएशन निकल के चलाएगा। दूसरा आपका है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड विथ कैपिटल वैल्यू, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड विथ कैपिटल वैल्यू, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करें, उस एरिया की बिल्डिंग्स के तुलना में आप अपने बिल्डिंग का कंपैरिजन कर लें। आप उस जो है एरिया के बिल्डिंग की तुलना में अपने बिल्डिंग का जो है क्या कर लें, तुलना कर लें, उसके बाद में उसी बेसिस के आधार पर आप अपने बिल्डिंग का वैल्यूएशन कर लें, ठीक है। तो ये होता है कंपैरिजन। देखिए इसमें पूछा बस यही जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछ देगा कौन से मेथड से जो है वैल्यूएशन नहीं किया जाता है, या फिर कह देगा कौन से मेथड से आपका बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया जाता है। तो आपको मेथड्स के नाम याद रखने जरूरी है, वो कैसे होते हैं ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर थर्ड है आपका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ठीक है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इसमें क्या होगा आपका कि मान लीजिए आप होटल है, आप होटल बनाना चाहते हैं, मतलब होटल का आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां के एरिया में आप होटल्स में जाएंगे, उसमें या सिनेमा घर में का बनाना है तो सिनेमा घर में जाएंगे, उसमें जो आपकी प्रॉफिट हो रही है उस प्रॉफिट के आधार पर आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस आधार पर आप किसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इस आधार पर आप होटल, सिनेमा, ठीक है, और सिनेमा हो गया, होटल हो गया आपका, ठीक है, और थिएटर हो गया, वही थिएटर सिनेमा एक ही हो गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो ये चीज हो गया आपका। अब अगला बात करते हैं, फोर्थ आपका क्या है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कास्ट, मतलब जब आपने अपनी संपत्ति बनाई थी तो उस समय कितना कॉस्ट लगा था, उस बेस पर आप क्या करिए, वैल्यूएशन कर लीजिए, ठीक है। पांचवा है आपका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन, ठीक है, कॉस्ट हो गया, आप लिखा है डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मतलब कि विकास के आधार पर जो है वैल्यूएशन करना, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन बना रहे थे लेकिन आधे पर से आपने छोड़ दिया, ठीक है, आधी बनी प्रॉपर्टी को आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद का आप जो आधी बनी प्रॉपर्टी मतलब अंशतः विकसित प्रॉपर्टी के लिए मेथड अपनाया जाता है, किसके लिए, अंशतः विकसित प्रॉपर्टी के लिए, अंशतः विकसित
प्रॉपर्टी मतलब पार्शियली डेवलप्ड, ठीक है, पार्शियली डेवलप्ड प्रॉपर्टी आपकी कोई, तो उसके लिए आप कौन सा डेवलपमेंट मेथड आप वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। लास्ट आपका है डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन में एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है आपका पी 100 माइनस आर डी अपॉन 100 माइनस आर डी अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। इसमें आपको जो है वैल्यूएशन करना है। पी आपका जो होता है टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है, कैपिटल वैल्यू आप कह सकते हैं। आर डी आपका होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और एन आपका क्या होता है, एन आपका होता है लाइफ, ठीक है। अगर आपका संरचना देखिए, इसमें आर डी की वैल्यू आपकी संरचना की लाइफ इधर दी है, लाइफ आपका दी है संरचना की, और ये आर डी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, अगर 100 वर्ष है आपका, 100 वर्ष है आपकी संरचना की लाइफ, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपके संरचना की लाइफ 100 वर्ष है तो 1 होगा। अगर 75 है 1.3 होगा। अगर 75 है तो 1.3 होगा। 50 है तो 2 होगा। 50 है तो कितना होगा, 2 होगा। 25 है तो 4, और 20 है तो 5। 25 वर्ष है तो 4, और 20 वर्ष है तो 5, ठीक है। ये आपका हो गया आरडी की वैल्यू। अगर आपके जो है कंस्ट्रक्शन की लाइफ 100 वर्ष है तो आरडी की वैल्यू 1 होगी। अगर 75 वर्ष है तो 1.3, अगर 50 वर्ष है तो 2, अगर 25 वर्ष है तो 4, और अगर 20 वर्ष है तो 5, ठीक है। ये आपका हो गया वैल्यूएशन के टाइप। अब हम बात करते हैं लीज का, मॉर्टेज का, ठीक है, बंधक या पट्टे की बात करते हैं, जो बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था एसएससीजे में कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें हम अभी बात करेंगे उन सब चीजों की जो आपके एसएससी में आया है और जो आने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एस्टिमेटिंग का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लाएंगे हम जो है सेशन जो है एस्टिमेटिंग से लास्ट ईयर एसएससीजे में आए हुए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमने जो पढ़ा वो एसएससी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया, ठीक। इस चीज का जो है वहां पे आकलन होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं आप किस पे, मॉर्टेज लीज की बात करते हैं। मॉर्टगेज लीज, मॉर्टगेज लीज, ठीक है। मॉर्टगेज लीज क्या होता है, बंधक पट्टा क्या होता है। आप अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी, आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास बंधक रख के आप क्या चाहते हैं कि उससे ऋण ले लेते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास बंधक रख के और उससे ऋण ले लेते हैं, और उस ऋण का आपको ब्याज देना पड़ता है हर वर्ष। आपको मतलब हर वर्ष या हर महीने आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। और जब आप अपना जो है जो ऋण लिए हैं उसे चुकता कर देते हैं तो आपको प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपका होता है क्या, मॉर्टेज लीज, मतलब मॉर्टगेज लीज मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर रख दीजिए, बंधक पर रख दीजिए, मॉर्टगेज पर रख दीजिए। उसके बाद उससे आप ऋण ले लीजिए और ऋण का ब्याज देते रहिए। जब आपकी प्रॉपर्टी का मतलब फिर से आपको लेना हो तो आप उस जो है ऋण को अदा कर दीजिए और अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिए, ठीक है। तो जो ऋण लेने वाला होता है, ऋण लेने वाला, ऋण कौन लेगा, जिसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी प्रॉपर्टी का मालिक है ना, प्रॉपर्टी का मालिक। जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जो आपका जो है लीज लेता है, उसे मॉर्टगेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्टगेजर कहते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसे मॉर्टगेजर कहते हैं, जो ऋण लेता है। और ऋण देने वाला, जो ऋण देता है यानी पर जो अपने पास संपत्ति को रखता है, यानी ऋण देने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, मॉर्टगेजी, ठीक है, मॉर्टगेजी कहलाता है, ठीक है। और मतलब जो जिस पत्ते, मतलब जिस पन्ने पर या जिस आप कह सकते हैं पत्र पर या जिस पन्ने पर आप इसके बंधक या पट्टों की जो है शर्तें लिखते हैं उसे मॉर्टगेज डीड कहते हैं, ठीक है। प्रपत्र कह सकते हैं, बंधक प्रपत्र कह सकते हैं, ठीक है, बंधक प्रपत्र, ठीक है। जिस पर आप क्या लिखते हैं, उसकी जो है शर्तें लिखते हैं, उसके नियम लिखते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, मॉर्टगेज डीड कहते हैं, मॉर्टगेज डीड। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, तीनों पूछा गया है ना, ये तीनों पूछा गया है। और जो आप जो संपत्ति से जो आप ऋण ले सकते हैं, वो संपत्ति के जो कैपिटल कॉस्ट होती है, मतलब संपत्ति का जो वैल्यू होता है, मूल्यांकन करेंगे उस समय जो संपत्ति की वैल्यू होगी उसका 50 से 70% आप ऋण लेते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं भी कि 50 से 70% आप ले सकते हैं ऋण, किसके,
जो है संपत्ति के वैल्यू का 50 से 70%। ये आपका हो गया मॉर्टगेज लीज, मतलब अपनी संपत्ति को दूसरे के पास जो है बंधक रख दीजिए, उससे ऋण ले लीजिए, फिर उससे आप ब्याज देते रहिए। जब आपके पास पैसा हो जाए तो पैसा चुकता करके अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख लीजिए। और जो प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी दूसरे के पास रखता है उसे मॉर्टगेजर कहते हैं। और जो ऋण देता है मतलब प्रॉपर्टी अपने पास रखता है उसे मॉर्टगेजी कहते हैं। और जिस प्रपत्र पर इस प्रॉपर्टी के बंधक की शर्तें लिखी जाती हैं उसे मॉर्टगेज डीड कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अगला आपका है, ये तो आपका मॉर्टगेज की बात हो गई है ना, लेकिन अभी आपकी बात करने केवल पट्टे की, लीज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड। पहले बात करते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है। पिछली बार आया था आपके एसएससी में, तो इसे जानना जरूरी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिस पर जो है संपत्ति के जो स्वामी होता है, मतलब संपत्ति का जो ओरिजिनल मालिक होता है उसी के पास संपत्ति का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, तो उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर अधिकार उसके स्वामी का ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पर अधिकार उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल स्वामी पर होता है, मतलब ओरिजिनल मालिक पर होता है। ठीक है, ओरिजिनल ऑनर पर होता है, तो उसे हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और बात कर रहे हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर अधिकार वर्तमान समय में देखा जाए तो संपत्ति के मालिक का ना होकर जो है दूसरे के पास पार्शियली रूप से होता है। और उसके बाद जब बंधक या लीज का समय समाप्त होता है तब फिर से क्या हो जाता है कि इस पर प्रॉपर्टी के ओरिजिनल या ऑनर का जो है अधिकार आ जाता है। ठीक है, तो उसे लीज हो प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जो लीज देता है, ठीक है, जो लीज देता है मतलब जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को पट्टे की शर्तों पर देता है, तो उसे हम लीजर कहते हैं। ठीक है, मतलब लीज देने वाला जिसकी प्रॉपर्टी है, जो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे के पास लीज पर रख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, लेजर। ठीक है, लेजर कहते हैं। और जो लीज मतलब लीज पर प्रॉपर्टी को लेने वाला उसे क्या कहते हैं, लीजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेजी। ठीक है, और लीज होल्डर। ठीक है, वही चीज हुआ, लेजी और लीज होल्डर। तो ये चीज समझ में आया। अब बात करते हैं लीज के जो है टाइप्स होते हैं। एक होता है बिल्डिंग लीज, एक होता है ऑक्यूपेशन लीज। ठीक है, एक होता है आपका बिल्डिंग लीज, एक होता है ऑक्यूपेशन लीज। तो बात करते हैं बिल्डिंग लीज की। पहला है आपका बिल्डिंग लीज। बिल्डिंग लीज क्या होता है, आप जो है प्रॉपर्टी का मालिक होता है, जो जमीन का मालिक है, वो अपनी जमीन को किसी दूसरे को लीज पर देता है पट्टे की शर्तों के आधार पर। और वो इंसान उस प्रॉपर्टी पर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है। और उस बिल्डिंग का पर जो है जितने भी आय होते हैं उस बिल्डिंग के, उस आय को अर्जित करता है। ठीक है, लीज मतलब होता है कि जो है मान लीजिए आपको हम 100 साल के लिए 99 से, देखिए लीज आपका दिया जाता है 99 से 999 वर्ष के लिए। ठीक है, 999 वर्ष के लिए आपका लीज दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए हम आपको 99 वर्ष तक अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर दिए, तो हम आपसे जो है वार्षिक किस्त पर कुछ पैसे लेंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का वार्षिक किस्त पे पैसे लेते रहेंगे। और उस प्रॉपर्टी पर अगर हम बिल्डिंग लीज दे रहे हैं आपको, तो आप उस प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के बाद जितने समय के लिए आप मान लीजिए 99 वर्ष तक लिया गया, तो 99 वर्ष तक आप उस बिल्डिंग से आय जितनी होगी उसको आप प्राप्त करेंगे, या उस प्रॉपर्टी से जितनी आय होगी आप प्राप्त करेंगे। और हमको वार्षिक रूप से जो शर्तें हैं उसके हिसाब से आप पैसा देंगे। उसके बाद जब आपका 99 वर्ष पूरा हो जाएगा तो जो बनी बनाई बिल्डिंग है उसे आप छोड़ के उस प्रॉपर्टी पर चले जाएंगे, और उस पर पूरा अधिकार जो ओरिजिनल ऑनर होगा उसका हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम बिल्डिंग लीज कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ऑक्यूपेशन लीज। ऑक्यूपेशन लीज में क्या होता है कि आप जो है क्या करते हैं, पहले अपने प्रॉपर्टी पर मकान बनवाते हैं। ठीक है, अपने प्रॉपर्टी पर मकान बनाते हैं, उसके बाद उस मकान को दूसरे को किराए पर देते हैं या लीज पर देते हैं, मतलब पट्टे की शर्तों के आधार पर। फिर जब समय खत्म होता है फिर से अपनी प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज होता है आपका क्या, ऑक्यूपेशन लीज। अब बात करते हैं आगे, ईजमेंट होता है चीज। ठीक है, एक टर्म होता है ईजमेंट। ईजमेंट क्या हुआ, मान लीजिए हम आपकी प्रॉपर्टी को लीज पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी
मतलब लेने पर हमें कितनी आसानी से उसमें जो है रहने के लिए मिल रहा है, मतलब कि आप कह सकते हैं दूसरों की संपत्ति के प्रयोग करने में जो आसानी मिलती है, आपकी संपत्ति को हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमको जो आसानी होगी उसमें, वही आपका ईजमेंट कहलाता है। मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी को प्रयोग करने में जो आसानी होती है, जो सुविधाएं मिलती है, उसे आप क्या कहते हैं, ईजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डोमिनेंट ऑनर कौन होता है। डोमिनेंट ऑनर, डोमिनेंट ऑनर, डोमिनेंट ऑनर कौन कहलाएगा। डोमिनेंट ऑनर किसे कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति की सुविधाएं उठाता है, ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति की सुविधाएं उठाता है, प्राप्त करता है, उसे हम डोमिनेंट ऑनर कहते हैं। आपकी संपत्ति एक उसका जो है उसकी सुविधाएं कोई दूसरा ले रहा है तो उसे डोमिनेंट ऑनर कहेंगे। मतलब आपकी संपत्ति का जो सुविधाएं ले रहा है उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, डोमिनेंट ऑनर कहेंगे, ठीक है। और सर्विएंट ऑनर कौन होता है, सर्विएंट ऑनर, सर्विएंट ऑनर कौन कहलाता है कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति जो मजा ले रहा है उसका, मतलब मजा लेने का मतलब कि जो उसका उपभोग कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, उसकी सारी सुविधाएं ले रहा है, तो उसे हम डोमिनेंट ऑनर कहते हैं। और आपको क्या कहेंगे, आपको सर्विएंट ऑनर कहेंगे। आपकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा जो उपभोग कर रहा है तो आपको हम क्या कहेंगे, सर्विएंट ऑनर कहेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं, देखिए ये टर्म्स आपके सारे टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गई, ठीक है। इससे बाहर कोई टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो इस वेरिएशन में इतना ही था। और अब हम बात करते हैं आपसे कुछ, जैसे इंजीनियर्स जो होते हैं, किस डिपार्टमेंट में कौन सा इंजीनियर होता है, कौन हेड होता है और वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। कौन सा इंजीनियर किसके लिए उत्तरदायी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट का, ठीक है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, चीफ इंजीनियर होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रत्येक डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक चीफ इंजीनियर होता है। देखिए हम लिखेंगे नहीं, आप लिखिए खुद, हैं, और इसको लिखिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक चीफ इंजीनियर होता है। ये उत्तरदायी किसके लिए होता है, उस डिपार्टमेंट के, उस प्रभाग के, उस मतलब कह सकते हैं उस विभाग के अध्यक्ष के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, विभागाध्यक्ष या सरकार के लिए डायरेक्ट। पूछा जाता है कि सरकार के लिए सब डायरेक्ट कौन उत्तरदायी होता है, तो वो होता है आपका चीफ इंजीनियर, ठीक है। चीफ इंजीनियर क्या करता है कि जो है विभागों को सर्कल्स में बांट देता है, ठीक है। क्या करता है चीफ इंजीनियर, अपने अधीनस्थ जो कार्य, एक चीफ इंजीनियर के मान लीजिए एक विभाग का अध्यक्ष हुआ, तो इस विभाग के अंतर्गत जिसके जितने कार्य आएंगे चीफ इंजीनियर का के अंतर्गत, तो चीफ इंजीनियर क्या करेगा, उनको सर्कल्स में बांट देगा। किस में बांट देगा, चीफ इंजीनियर क्या करेगा, सर्किल में बांट देगा। और इस सर्किल का जो हेड होगा, ठीक है, इस सर्किल का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, हेड ऑफ सर्किल, ठीक है। इस सर्किल का जो हेड होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कहेंगे, ठीक है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कहेंगे, ठीक है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होगा जो इस सर्किल का हेड होगा, मतलब जो चीफ इंजीनियर है वो अपने विभाग को कई सारी सर्कल्स में बांट देगा, और उस सर्किल का जो मेन हेड होगा उसे हम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कहेंगे। और सुपरिंटेंडिंग किसके लिए जो होता है, उत्तरदायी, चीफ इंजीनियर के लिए, ठीक है। डायरेक्टली चीफ इंजीनियर के उत्तरदायी होता है, अपनी सारी जो रिपोर्ट चीफ इंजीनियर को सबमिट करता है, ठीक है। अब इस सर्कल्स को भी चीफ इंजीनियर क्या करता है, मतलब इस सर्कल्स को भी क्या कुछ प्रभागों में बांट दिया जाता है, सब डिविजन्स में, ठीक है। सर्कल्स को सब डिविजन्स यानी प्रभाग में बांट दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रभाग का जो हेड होता है, ठीक है, उसका जो हेड होता है उसे हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं। कौन सा इंजीनियर, इस प्रभाग का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। ये आपका किसके लिए, डायरेक्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लिए जो है उत्तरदायी होता है। और उस प्रभाग का, ठीक है, अब इस प्रभाग को कुछ उप प्रभाग में, ठीक है, जैसे इन सर्कल्स को डिविजन्स में बांटा गया, ठीक है, और डिविजन्स को सब डिवीजन में बांटा जाएगा। किसमें, सब डिविजन्स में, आप इसको डिवीजन कह सकते हैं, सब डिविजन्स में बांटा जाएगा, मतलब उप प्रभाग, ठीक है। उप प्रभाग में अगर बांटा जाता है तो इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है आपका क्या, इंजीनियर होता है, ठीक है। हेड आपका कह सकते हैं इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब कौन हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। यही जो आपका होता है, तो मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग होता है, कुछ डिपार्टमेंट में यही होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो इसे आप डिविजनल इंजीनियर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आप डिविजनल इंजीनियर भी कहते हैं, डिविजनल इंजीनियर भी कहते हैं, ठीक है, डिविजनल इंजीनियर। और जो आपका सब डिविजनल ऑफिसर होता है, ठीक है, इसे आप इंजीनियर भी कहते हैं और
सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, है ना, ये चीज होता है। तो ये आपके हो गए कुछ। कौन सा आप देखेंगे जो नीचे वाला है ये अपने ऊपर वाले के लिए जो होगा क्या उत्तरदायी होगा, ये अपने ऊपर वाले के लिए अपने ऊपर वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंजीनियर का क्या हो गया, ग्राफ टाइप का हो गया। अब बात करते हैं हम आपसे क्या, आपसे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद हमारा एस्टिमेटिंग की है पेंडिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो देखिए हमने आपको वही पढ़ाया है जो एग्जाम में पूछा जाता है या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और हमें उम्मीद है कि हमारे इस लेक्चर से एस्टिमेटिंग के सारा क्वेश्चन एसएससी जेईई में आएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं आ सकता, 90% गारंटी लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सबसे पहले आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई ठेकेदार लेता है तो क्या करता है, सबसे पहले आप टेंडर डालते हैं गवर्नमेंट में, टेंडर, ठीक है। टेंडर के साथ जो आपके टेंडर के साथ अपने मतलब जो है डिपार्टमेंट को आप अपने विश्वस्तता मतलब उस कार्य के प्रति रुचि को जाहिर करने के लिए, ठीक है, उस जो है मतलब कह सकते हैं आप वो टेंडर एक्चुअली में लेना चाहते हैं, उसको जो है विश्वास दिलाने के लिए आप टेंडर के साथ कुछ मनी देते हैं, कुछ जमा करते हैं, उसे हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी, ठीक है, अर्नेस्ट मनी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अर्नेस्ट मनी की। पूछा जाता है अर्नेस्ट मनी क्या होता है कि आप जब टेंडर लेते हैं, टेंडर जब जमा करने जाते हैं तो सभी लोग, जितने लोग किसी चीज टेंडर का मतलब अप्लाई करते हैं उसके लिए, उस ठेके के लिए, तो क्या करता है टेंडर देते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग इस चीज को जो है विश्वास दिलाने के लिए कि इस टेंडर के प्रति हमारी रुचि है, इस कार्य के प्रति हमारी रुचि, हम इसको मतलब आपकी सारी शर्तों नियमों के अनुसार पूरा करेंगे, ठीक है। तो उस चीज का विश्वास दिलाने के लिए जो कुछ धन जमा किया था उस टेंडर के साथ, ठीक है, तो उसे अर्नेस्ट मनी कहते हैं। अगला होता है आपका सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्या होता है, आपने टेंडर अप्लाई किया 100 लोगों ने, लेकिन उनमें से किसी एक का पास होता है टेंडर, जिसका टेंडर पास हुआ वो टेंडर जो है पास होने के बाद जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है उसका 10% आपको पहले जमा करना पड़ता है, ठीक है। किस लिए कि आप जो है अगर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो उससे सरकार का लॉसेज ना हो, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, 10% सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, तो इसे हम सिक्योरिटी मनी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर वर्क, माइनर वर्क और पीटी वर्क की। मेजर वर्क, माइनर वर्क और क्या पीटी वर्क, 3 टाइप के वर्क होते हैं आपका, मेजर, माइनर और पीटी, ठीक है। कौन सा मेजर कहेंगे, कौन सा माइनर कहेंगे, कौन सा पीटी कहेंगे, ठीक है। अगर आपका जो है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे, मेजर वर्क कहेंगे, ठीक है। अगर 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो आप क्या कहेंगे, माइनर वर्क कहेंगे, और अगर 50,000 से कम है तो उसे आप क्या कहेंगे, पीटी वर्क, ठीक है। 50,000 से कम है तो पीटी वर्क कहेंगे। और अगर मतलब एक होता है सब कार्य कहते हैं, मतलब उप कार्य जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, सब वर्क, तो उसके लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई, ठीक। तो ये आपके हो गए क्या, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला होता है आपका लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, लंप सम, ठीक है। इसमें ना तो आपको कोई वैल्यूएशन करना है, मतलब ना ही एस्टिमेटिंग करना है, ना कोई एस्टिमेटिंग की रेट जो है शेड्यूल तैयार करना है। कोई भी ठेकेदार आपके पास जाएगा, आपसे मतलब वादा करेगा कि हम इतने समय में आपके कंस्ट्रक्शन को पूरा करके देंगे, उसके लिए वो अपनी धनराशि प्रस्तावित करेगा कि हम इतने रुपए में इतने समय में आपका जो है कार्य पूरा करके देंगे। अगर आप उसकी शर्तों को मान लेते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो उसे हम लंप सम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ में आया। दूसरा आपका होता है लंप सम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लंप सम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इसमें जो कुछ मदें ऐसी होती है कंस्ट्रक्शन की जिसमें आपका जो ठेकेदार होता है उसके लिए कुछ शर्तें रखता है, उसे आप मान जाते हैं और उसमें कर देते हैं, और कुछ
कुछ मदों का आप क्या रेट एनालिसिस तैयार करवाते हैं, ठीक है, मतलब उसके रेट आप शेड्यूल तैयार करवाते हैं, उसके बाद उसको देते हैं, तो वो चीज आपका लंप सम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और थर्ड आपका होता है शेड्यूल और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि आप जो है प्रत्येक मद का अलग अलग जो है शेड्यूल ऑफ रेट तैयार करवाते हैं और हर मद का अलग अलग भुगतान करते हैं और हर मद का अलग अलग आपका रेट होता है और कॉन्ट्रैक्टर को हर मद की शर्तों को मानना पड़ता है। आप जो है जो एस्टिमेट कराएंगे उन शर्तों को अगर कॉन्ट्रैक्टर को मंजूर है, वो शर्तें आपकी मंजूर हैं, तब वो आपको ठेका लेगा, आपका प्रॉपर्टी को निश्चित समय में बनवा के देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है एस्टिमेटिंग था। एस्टिमेटिंग में हमने जो चीजें कवर की, हमने ये सारा जो है सब कुछ कवर नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा तेज चल सकता होगा, लेकिन कोई चीज छूटा नहीं है, ठीक है। ये चीज आप विश्वास करके पढ़िए और एस्टिमेटिंग में इससे ज्यादा आने की चांसेस बिल्कुल कम है, ठीक है, क्योंकि हमने जो पिछले ईयर आए हैं उनको कवर किया है और उससे जो आने की संभावना है उन चीजों को भी कवर किया, ठीक है। तो आप लोग एस्टिमेटिंग को पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कल हम आप लोगों के लेकर आएंगे एस्टिमेटिंग में आए हुए 2018 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक साथ, ठीक है। तो आज के लिए जो है लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।